हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होगे। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान का पहला अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसमें से मैंने कुछ जो है महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनको हाईलाइट कर दिया, जिससे आपको पाठ जल्दी मैं समझा पाऊँ, ज़्यादा देर ना लगे। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है जो कि है कृषि पद्धतियाँ। यहाँ पर कृषि पद्धतियाँ में क्या क्या होता है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। जब जब एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर एक ही फसल उगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, अगर किसी खेत में सिर्फ गेहूं के अलावा कुछ पौधे वौधे नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे फसल के प्रकार। फसल दो प्रकार की होती है, सभी जानते ही है। खरीफ फसल एवं रबी फसल। अब खरीफ फसल में क्या होता है, वह फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाए, वह फसलें जिन्हें बारिश के मौसम में उगाया जाए, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। भारत में वर्षा का मौसम कब होता है, जून से सितंबर तक। तब धान मक्का तब धान मक्का सोयाबीन मूंगफली कपास इत्यादि फसलें उगाई जाती है। धान मक्का सोयाबीन मूंगफली कपास इत्यादि खरीफ फसलें भी है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ जाती है हमारे रबी फसल। अब रबी फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है, जो अक्टूबर से मार्च तक होता है। इसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण है। अब रबी फसल के क्या क्या उदाहरण है यहाँ पर रबी फसल के क्या क्या उदाहरण है। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण है, जो कि शीत ऋतु में उगाई जाती है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। गाइस, खरीफ फसल रबी फसल के अलावा कुछ दालें और सब्जियां होती है, वो कब उगाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। अब यहाँ पर हमारे आ जाती है कृषि पद्धतियाँ, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दी है। कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है मिट्टी तैयार करना। ऐसे कि किसी हम हल द्वारा या किसी अन्य मशीन द्वारा जब मिट्टी को उलट पुलट करते हैं तो उसे कहते हैं मिट्टी तैयार करना। उसके बाद आता है बुआई। बुआई में हम बीजों को जब खेत में लगाते हैं तो उसे कहते हैं बुआई। उसके बाद आता है खाद एवं उर्वरक देना। जब हम खेत में अच्छी उपज, अच्छे बीजों के लिए खाद एवं उर्वरक देते हैं। उसके बाद आता है सिंचाई। सिंचाई, अगर हम खेत में जल ही नहीं देंगे तो फसल कैसे होगी, इसीलिए सिंचाई हम करते हैं। उसके बाद होती है खरपतवार से सुरक्षा, बिना उग जाने वाले अवांछित पौधों से सुरक्षा। जो आपने देखा होगा कई बार खेत में फसल के अलावा, गेहूं के अलावा भी कुछ अन्य छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, उसे कहते हैं खरपतवार। उसके बाद आता है कटाई। जब फसल बड़ी हो जाती है, पक जाती है, तो हम उसे काट कर थ्रेसिंग कर देते हैं। उसके बाद आता है भंडारण। भंडारण, जब हम फसल को काट कर घर ले आते हैं, अगर हम ऐसे खुले कमरे में छोड़ दे तो उसे क्या हो जाएगी, हुमस खा जाएंगे, वो सड़ जाएंगे। इसीलिए हम उसे क्या करेंगे, एक भंडार गृह में रख देंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है आपके कृषि औजार। अब कृषि औजार में क्या क्या आता है, फाल, हल सेफ्ट और कुदाली। ये जो है ये आपके आ जाते हैं, ये सब चीज़ें आपके आ जाती है कृषि औजार में। यही बहुत सारी अन्य चीज़ें भी होती है जो भी नई तकनीक से बन के आ रही है। सो अभी उनका इस किताब में कोई जिक्र नहीं किया है। सो यहाँ पर अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद एवं उर्वरक मिलाना ये भी एक कृषि पद्धतियों में से एक है। खाद एवं उर्वरक मिलाना, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। वही का वही फसल की अच्छी उपज के लिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे आ जाता है उर्वरक एवं खाद में अंतर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज। ये मतलब इसका 99% चांस रहता है परीक्षा में आने का। इसका 99% चांस रहता है परीक्षा में आने का। सो यहाँ पर सबसे पहला देख लेते हैं, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। ये काफ़ी लोग जानते हैं। उर्वरक, जो कि अभी मशीनी तकनीक और काफ़ी सारे केमिकल से बनकर आ रहा है, उसे उर्वरक कहते हैं। और जो पौधों एवं जीव जंतुओं से अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है उसे कहते हैं खाद। दूसरा अंतर यहाँ पर है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक का उत्पादन
फैक्ट्रियों में होता है वही का वही, और खेतों में बनाई खाद खेतों में बनाई जा सकती है। जो खाद होती है वर्मी कंपोस्ट, उसे खेतों में बनाई जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा आ जाता है हमारे, उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती। उर्वरक से मिट्टी को जो है हुमस प्राप्त नहीं होती। खाद से मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, जिससे फसल अच्छी हो सके। यहाँ पर चौथा पॉइंट आ जाता है, उर्वरक में पादक पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादक पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम, ये भी एक केमिकल बोल सकते हो आप इन्हें। खाद में ऐसी कोई चीज नहीं होती। उसके बाद हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से? कुआं, जलकूप, तालाब, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत है। अब जल के स्रोत कौन कौन से? एक बार फिर से, कुआं, जलकूप, तालाब, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत है। यहाँ पर अब जल के भी दो प्रकार होता है, एक सिंचाई के पारंपरिक तरीके होते हैं और दूसरा सिंचाई के आधुनिक तरीके। अब सिंचाई के पारंपरिक तरीकों में कौन कौन सा आ जाता है? मोट, गिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट, उत्तोलक तंत्र। फिर यहाँ पर सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के बाद आ जाता है सिंचाई के आधुनिक विधियाँ। आधुनिक विधियाँ कौन कौन सी हैं? यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है हमारे छिड़काव तंत्र, मतलब स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। उधर्व पाइप नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है हमारे खरपतवार से सुरक्षा। अब खरपतवार से सुरक्षा, बूझो और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए। उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। ये सब लोग जानते हैं। यहाँ पर परिभाषा भी आई गई है, खेत में कई अन्य अवांछित पौधों को प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। एक बार फिर से रट लीजिएगा, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, फसल के साथ उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। अब खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई। कोई पूछ ले खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं तो क्या कहेंगे? निराई। देन यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाता है खरपतवार नाशी किसे कहते हैं। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2 और 4D। ये हमेशा याद रखना, रसायनों के उपयोग में भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं। खरपतवार नाशी के 2 उदाहरण दीजिए, 2 और 4D। खेतों में भी इनका छिड़काव किया जाता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करते जाइए, जिससे विज्ञान के दूसरे पार्ट का भी आपको वीडियो मिल सके।